दीदी, इस बार आप ना नहीं करोगी। पहले भी तो 2 बार आप ऐसे ही टूर टाल चुकी हो। अब फिर आपको मौका दिया जा रहा है तो फ़ायदा उठाइए। फिर आप ही तो बता रही थी कि इस ट्रेनिंग के बाद प्रमोशन का चांस भी मिल सकता है। पूनम ने चाय की ट्रे मेज पर रखते हुए फिर से वही जिक्र छेड़ दिया। सोनम अपना चाय का कप उठाते हुए बोली, अब मेरी बात ध्यान से सुन। मुझे इस ट्रेनिंग से कोई फ़ायदा नहीं होगा और ना ही मैं अगले प्रमोशन के लिए अधिक ललायत हूँ। हाँ, हमारे ही बैंक के किसी और सहयोग को अगर यह चांस मिलता है तो उसको और उसके परिवार को अधिक लाभ मिलेगा। फिर रामबाबू जी, सुधीर जी जैसे लोग तो अपने अपने परिवार को भी साथ ले जाना चाह रहे हैं घुमाने के लिए। दीदी, जब बॉस ने आपके ऊपर एक सिफारिश की है तो रामबाबू, सुधीर यह सब कहाँ से टपक पड़े। आप सबसे सीनियर हो, आपको चांस मिल रहा है। बस मैं अब और कुछ नहीं सुनने वाली हूँ। मैं तो 3 दिन की छुट्टी लेकर आई हूँ जिससे कि आपके जाने की तैयारी करा दूँ। अब आप तैयार हो जाओ, बाजार चलते हैं। मैं तब तक आपकी वार्डरोब चेक करती हूँ कि क्या क्या लेना है। सोनम को कहते हुए पूनम ने चाय के बर्तन समेटने शुरू कर दिए। पूनम तो भी थी जिद्दी। पक्की है सोचकर सोनम को हंसी आ गई। वैसे देखा जाए तो सोनम से रिश्ता भी क्या है पूनम का, बस जब तक यहाँ रहकर वह नौकरी कर रही है तो इसी फ्लैट में सोनम के साथ रहती है। फिर अपनापन इतना बढ़ा कि सगी बहन से भी अधिक स्नेह हो गया दोनों में। अब शादी करके दूसरे शहर चली गई तो भी आए दिन फ़ोन पर बात करती रहती है। फिर पता नहीं कैसे इस टूर की भनक लग गई इसको तो बिना बताए आ धमकी। पूनम, तू तो शादी करके अब बड़ी बहन की तरीके रोज झगड़ने लगी है मुझसे। वो तो है ही, अब कोई तो आपको सही सलाह देगा ना। चलो अब और बातें नहीं, आप जल्दी से नहाकर तैयार हो जाओ। तब तक मैं नाश्ता तैयार करती हूँ। यह कहकर पूनम रसोई में चली गई। जब तक सोनम नहाकर निकली तब तक पूनम ने उसकी अलमारी भी टटोल ली और बोली, यह क्या दीदी, सारे पुराने फैशन के कपड़े हैं इसमें तो, और सब इतने फीके रंगों के हैं। अगर विदेश जा रही हो तो थोड़े चटक मटक रंग भी ले लो। मैं पसंद करूंगी आपके लिए कपड़े, आज टोकना मत। मैं पिछली बार कुछ सूट लाई थी और ना आपके लिए, अपने सिलवाए नहीं क्या। अरे हाँ, उन्हें तो मैं रोशनी और सुलवाए नहीं, अरे हाँ, उन्हें तो मैं रोशनी और आरती को दे आई थी। उनके गोरे रंग पर वह बहुत जच रहे थे और फिर उनकी उम्र भी है दीदी। फिर वही बात, अभी आप कौन सी बुढ़ी हो गई हो कि कपड़े उन पर फबते हैं और आप पर नहीं। पता है मैं कितनी शौक से आपके लिए लाई थी और आप भी ना बस बिनी, रोशनी, आरती और गीता के बारे में ही सोचती रहती हो। पूनम, मेरा परिवार है वो, सोनम ने धीरे से कहा। मैं कब कह रही हूँ कि आपका परिवार नहीं है वो लोग, पर वो लोग भी तो कभी आपके बारे में सोचे। कभी आए क्या वो आपके पास। आपने अपने फ्लैट में गृह प्रवेश किया था तो आया था कोई, बताइए जरा। कोई नहीं आया। आप इतनी बीमार पड़ी कि अस्पताल में भर्ती रहीं, क्या कोई आया था आपको देखने के लिए। तब भी कोई नहीं आया। और तब कहाँ था आपका परिवार। फिर सोनम को चुप देखकर आगे बोली, सॉरी दीदी, मेरा मकसद आपका दिल दुखाना नहीं था। मैं तो बस यही कहना चाह रही थी कि कभी तो आप अपने बारे में सोचें। आपको आपको क्या अच्छा लगता है कि किस बात से खुशी मिलती है, क्या इतना भी हक नहीं है। चलो अब नाश्ता कर लो, ठंडा हो रहा है। सोनम सोच रही थी कि बातों का रुख बदलने में कितनी माहिर हो गई है ये लड़की। जब अपने बारे में सोचने का समय था तब नहीं सोचा तो अब इस उम्र के पड़ाव में क्या सोचे। फिर नाश्ता करते हुए सोनम बोली, तू लंदन मुझे भेज कर ही मानेगी। हाँ दीदी, मैं आई ही इसलिए हूँ कि आप कहीं पहले की तरह इस बार भी अपना ट्रिप कैंसिल ना कर दे। नाश्ता करने के बाद दोनों ऑटो रिक्शा से बाजार चल दी। बाजार पहुंचकर जब पूनम ने ऑटो दयाल ब्यूटी पार्लर के सामने रुकवाया तो सोनम चौंक पड़ी। बोली, अरे यहाँ क्या करना है दीदी, आप जल्दी अंदर चलिए, मैं अंदर जाकर आपके लिए बुकिंग ले चुकी हूँ। पूनम सोनम की बात को अनसुना कर ऑटो को रुपए देते हुए बोली। पूनम ने सोनम के केस सेट करवाए, कलरिंग कराई, आईब्रो फेशियल सब जिद करके बैठा दिया और करवा दिया।
मैं बाजार से कुछ सामान खरीद लाती हूँ। बाजार पहुँचकर पूनम ने कुछ कॉस्मेटिक महंगे सूट खरीदे। जब ब्यूटी पार्लर से लौटी तो सोनम का एकदम बदला रूप पाया। बोली, वाह दीदी, आपकी उम्र तो 10 साल कम कर दी पार्लर वाली ने। चलिए, अब आपको टेलर के यहाँ नाप देने जाना है। कपड़े मैं ले चुकी हूँ, मुझे पता था आपके सामने लेती तो खरीदने नहीं देती। पूनम, आखिर तू चाहती क्या? देखो दीदी, अच्छी तरह से तैयार होने पर स्वयं को भी अच्छा लगता है, दूसरों को भी, और इसमें बुराई क्या है? अब मैं जैसे डिज़ाइन पसंद करूँगी, आप मना मत करना। पूनम ने टेलर को सूटों की डिज़ाइन बताए। दोनों खाना बाहर खाकर घर लौटी तो सोनम को थकान महसूस होने लगी, पर पूनम सूटकेस खोलकर उसका सामान जमाती रही। रात को उसने कह भी दिया, दीदी आपकी सारी तैयारी कर दी है, अब टिकट वीज़ा वगैरह का इंतज़ाम तो आपके ऑफिस की तरफ से ही हो जाएगा, आप यात्रा का पूरा पूरा आनंद उठाना। कहते हुए पूनम बोली, पूनम तू परेशान मत हो, मैं यात्रा का आनंद लूँगी और कुछ नहीं सोचूंगी। कहते कहते सोनम का भी गला भरा है कि कोई तो है उसकी ज़िंदगी में जो उसके बारे में इतना सोचता है। पूनम के जाने के बाद 3-4 दिन सफ़र की तैयारी के तफरी में बीत गए। जब सारी ऑपरेशन पूरी हो गई, दिल्ली से हवाई जहाज में बैठी तो इत्मीनान की सांस ली। सोनम के मन में चल रहा था कि टूर के ऐसे मौके में पहले भी कई आए थे, जिंदगी टालती जा रही थी, क्या करती? मन ही नहीं करता था इतने लंबे और अकेले सफ़र में जाने का। छुट्टी मिलती तो बस भाई बहनों के पास जाना ना जाना हो जाता, वह कहीं काफ़ी तय। पर इस बार पूनम ने मना लिया। बोली, अब जी दीदी, भैया लोग पसंद ही नहीं करते तो आप कहीं जाओ तो आप उन्हें बताना भी मत। विकी हंसी हंस दी। पूनम उसके परिवार के लोगों की मानसिकता से परिचित थी, इसलिए सब कुछ कह देती थी। कई बार तो यह भी कह चुकी थी कि अच्छा हुआ आपने ये फ्लैट खरीद लिया, रिटायरमेंट के बाद कोई तो ठिकाना होगा रहने का। भाई बहनों से अपेक्षा रखो तो बुढ़ापे में ठोकरें ही खानी मिलेंगी। आपको तो पेंशन की अच्छी खासी रकम मिलेगी, आराम से रहना, ये नहीं कि सब पर लुटाती रहो। पूनम की बातें कभी न कभी सोनम को भी चुभ जाती, क्योंकि ऐसे कई उदाहरण सोनम के भी मिल चुके थे। प्लेन में बैठे बैठे सोनम का मन पता नहीं कब अतीत में डूबने लगा। पूरे 44 वर्ष की हो गई है, क्या खोया क्या पाया? कभी विश्लेषण करती तो लगता खोया ही खोया है। उसने पढ़ाई में अच्छी रही, कम उम्र में बैंक में नौकरी लग गई, फिर अकस्मात पिता का देहांत, तो भाई बहनों का दायित्व तो उसके कमज़ोर कंधों पर आ गया। दीदी की शादी, भैया की पढ़ाई, छोटी बहनों के खर्चे, सब करते करते शादी का ख्याल ही उसके मन में नहीं आया। जब प्रमोद को देखा तो प्रमोद आर्मी मेजर था, वहीं झांसी में ट्रेनिंग के लिए आया था। तब उसकी सहेली ने ही परिचय कराया था। प्रमोद शानदार व्यक्तित्व और हंसमुख स्वभाव का था। उसने तो बातों ही बातों में प्रपोज भी कर दिया, पर घर वालों का विरोध बराबर बना रहा। नौकरी छोड़कर अगर प्रमोद के साथ चली जाओ तो भाई बहनों का दायित्व और कौन निभाएगा, इसलिए प्रमोद को मना करना पड़ा। प्रमोद इस 2 टूर इंकार से इतना नाराज़ हुआ कि अपनी ट्रेनिंग के बीच में ही छोड़कर चला गया। सोनम भी कई दिनों तक भूल नहीं पाई। कई दिनों तक प्रमोद का व्यक्तित्व आज भी ताज़ा है उसकी आंखों में। बाद में भी कई रिश्तों की बात चली, पर कभी न के कारण से अस्वीकार होती रही। पूर्वी दीदी ने तो एक बार अपनी तरफ से रिश्ता तय भी कर दिया। बोली, सोनम, दीपक भी बैंक में ही अफसर है, पर अब तक विवाह नहीं हुआ। मैंने तेरी बात चलाई है, शाम को खाने पर बुला लिया है, तू ठीक से तैयार होकर आ जाना। पुरानी किसी बात का जिक्र मत करना, समझी? मैं ठीक समय पर पहुंच गई। खाने पीने तक का माहौल समान रहा। दीपक देखने में भी ठीक ठाक था, पर पूर्वी दीदी ने भी यह प्रस्ताव रखा कि दीपक, अब तुम सोनम को लेकर कहीं घूम आओ। ठीक है। दीपक के साथ बगल में कार में बैठते हुए थोड़ा असहज महसूस कर रही थी। उसे पुराना रिश्ता याद आ रहा था, उसका मन बहुत उदास हो रहा था। तभी दीपक ने धीरे से उसका हाथ पकड़ा और सहलाने लगा, पर वह तो पसीने से नहा उठी। क्या बात है, जीभ ठीक नहीं है क्या तुम्हारी? हाँ, शायद ऐसा ही कुछ है। वह स्वयं नहीं समझ पाई कि क्या हुआ उसको। दीपक बोला, और लड़कियां तो शादी के नाम से खुश हो जाती हैं, पर आप तो इतनी ठंड में पसीने से भीग चुकी हैं। दीपक के यह शब्द उसे चुभ गए और जिद करके बीच रास्ते से ही उतर गई। उसने निश्चय कर लिया कि अब वो विवाह के बारे में नहीं सोचेगी। मैडम, आप शायद सो गई थी, आपका नाश्ता? एयर होस्टेस पूछ रही थी। सोनम को तब ख्याल आया कि शायद वह पुराने ख्यालों में खो गई थी। एयर होस्टेस से जूस लेकर वह कुछ सहज हुई तो उसने साथ लाई पुस्तकें के पन्ने पलटाने चाहे, पर मन तो फिर पुरानी बातों में भटकने लगा। पूनम को कैसे बताए कि अब मन में स्थिति जब तक
कह देती, दीदी अभी आपकी ऐसी उम्र नहीं हुई कि शादी के बारे में सोच नहीं सकती। कोई मनपसंद साथी मिले तो ज़रूर विचार करना। बड़ी उम्र में भी एक अच्छे जीवन साथी की ज़रूरत होती है। पूनम, अब मैं एक तरह की वैरागिनी हो गई हूँ। उस दिन पता नहीं कैसे सोनम के मुंह से निकल गया। पूनम बोली, कोई वैरागिनी नहीं हुई हैं आप। मैं आपकी डायरी पढ़ चुकी हूँ, कितनी अच्छी अच्छी प्रेम कविताएं लिखी हैं आपने उसमें। पूनम के कहे एकाएक शब्द में बारे में गंभीरता से सोचती सोनम को पता ही नहीं चला कि कब उसका प्लेन हिथ्रो एयरपोर्ट पर लैंड कर रहा है। हिथ्रो एयरपोर्ट की जगह चौन-मनी उभा रही थी। कस्टम ऑफिसर से बाहर आते ही चमकती दुकानों को लोग भीड़ भाड़, विदेशी धरती पर उसका पहला कदम, सब कुछ बदला बदला, साफ सुथरा, मन को मोह लेने वाला। फिर होटल में रिसेप्शन से चाबी लेते समय पता चला कि उसका नंबर 302 है और 303 में भी एक भारतीय ही है, नारायण, जो बेंगलुरु से आए हैं। कमरे के बाहर ही पहली मुलाकात हो गई। हेलो, आई एम नारायण। नारायण के हाथों आई एम सोनम। सोनम ने भी हाथ बढ़ा दिया। एक बार तो चौंक उठी, लगा जैसे प्रमोद ही सामने आ गया हो। वही डील डॉल, वही कद में भी सफेदी पर। प्रमोद भी तो इसी उम्र में चला गया होगा। हमारे कमरे आसपास ही थे। नारायण ने उसका बैग उठा लिया। नारायण उसे पहली मुलाकात में ही काफ़ी मिलनसार और मजाकिया स्वभाव का लगा। बातों से लगा ही नहीं कि वह अभी विदेशी भूमि पर है। कमरे में सामान रखकर दोनों कॉफ़ी पीने बाहर आ गए। कॉफ़ी पीते पीते ही नारायण ने उसे होटल की सारी व्यवस्थाओं से परिचित भी करवा दिया। चलिए अब आप कमरे में जाकर आराम कीजिए, मैं थोड़ी देर अपने लैपटॉप पर काम करूँगा, शाम को खाने पर मिलते हैं, नारायण ने बड़े अपनेपन से कहा। सोनम स्वयं सोच रही थी कि प्लेन में तो ठीक से सो नहीं पाई, अब नहा धोकर गहरी नींद लेगी ताकि शाम तक कुछ फ्रेश हो महसूस कर सके। शाम को खाने के समय और भी सहयोगियों से परिचय हुआ। नारायण ने सबसे मिलवाया। आप दोनों पुराने परिचित हैं क्या? एक विदेशी ने सोनम से पूछ ही लिया। तब नारायण उसे देखकर मुस्कुरा दिया। कुछ मिला कल सोनम को सारा माहौल सहजतापूर्ण ही लगा। कहीं कुछ पूछना हो तो नारायण बड़े अपने मन से मदद कर देता था। एक हफ्ता कॉन्फ्रेंस चली और फिर एक हफ्ते का वहीं से यूरोप घूमने का प्रोग्राम बन गया। नया शहर, ऐतिहासिक इमारतें, खूबसूरत वादियाँ, झीलें, बाग बगीचे, सब मोहने वाला था और नारायण के संदिग्ध ने दोनों को काफ़ी पास ला दिया। इतने दिन कब बीत गए पता ही नहीं चला। एक बार फिर अपने घर पुराने परिचितों की आई तो उसे लंदन से वापसी की उड़ान थी, अतः फिर उसी होटल में एक रात रुकना था, दूसरे दिन लौटना था। लग रहा था जैसे नारायण दोनों ही कुछ मिस कर रहे हैं। नारायण अपने स्वभाव के विपरीत उस दिन कुछ गंभीर और चुपचाप सा था। आपका सान्निध्य बहुत अच्छा लगा। सोनम ने अपनी तरफ से धन्यवाद देने का प्रयास किया। नारायण भी चुप ही था, आंखों में उदासी झलक रही थी। चलो कमरे में चलकर कॉफ़ी पीते हैं, वह यह कहकर सोनम ने कॉफ़ी का ऑर्डर दे दिया। कॉफ़ी पीते समय दोनों चुप थे, बहुत कुछ कहना चाहते थे पर कुछ। फिर कब क्या हुआ, कब नारायण उठकर उसके पास सोफे पर इतने करीब आ गया, कब कंधे खिसक कर रो पड़ी, कब नारायण उसे अपनी बाहों में ले लिया और माथे को चूमते हुए बोला, मैं तुम्हें कभी नहीं भूल पाऊंगा सोनम, हो सके तो मुझे माफ़ कर देना। मैं अपने आप को रोक नहीं पाया। नहीं, सोनम ने धीरे से उसको होठों को छुआ। और माफ़ी क्यों है, किस लिए? बहुत अच्छी यादें लेकर जा रहे हैं हम दोनों, थैंक्स लॉट। फिर लगा कि दो शायद शब्दों से वह सब कुछ बयान नहीं कर पा रही, महसूस कर रही। आखिर आज नारायण ने उसे ज़िंदगी में आगे बढ़ने का रास्ता दिखाई दिया कि यह मंजिल नारायण तक जाती